हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स मींस रेस्ट एंड मोशन। तीसरे पार्ट में हम लोग आज समझेंगे। अभी तक हमने क्या देखा था? वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और आज हम लोग इससे आगे की कहानी में बात करेंगे। आगे की कहानी समझते हैं कैसा है, क्या है। दोस्तों समझो एक बात, फिजिक्स जो है ना, हमारे पिछले लेक्चर में बताया था हमारे आसपास की चीजें। इसको अच्छे से अगर हम अपने आसपास की चीजों से ही रिलेट करेंगे, हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज ये लास्ट क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर के सबसे एंड में ये एक क्वेश्चन दिया था कि आप लोग खुद से इसे ट्राई करना घर पे। क्या था कि डिस्प्लेसमेंट हमारा टाइम का फंक्शन है। अब कह रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचने के लिए t बराबर 0 से t बराबर 6 सेकेंड तक, उसके बाद t बराबर 0 से t बराबर 4 तक के बीच की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। डिस्टेंस कितना कवर किया, एवरेज स्पीड क्या रहेगी, और तीसरा एक क्वेश्चन था कि वेलोसिटी किस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आई होप सब लोगों ने घर पे बनाया होगा और किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। हम इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, और जो कंसेप्ट्स मैंने अभी तक बताया है आपको, उसी से सॉल्व करता है। डिस्टेंस जो है t-1 से इंटू t-5। अब हमें पहला सबसे पहले क्या है, 0t बराबर 0 से t बराबर 6 तक, 6 सेकेंड तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचना है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचने के लिए हमें पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो देखते हैं, ऊपर मैं लिखता हूं t, नीचे लिखता हूं उस टाइम डिस्प्लेसमेंट। t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये 0 ये 0, मतलब -5 इंटू -1 5। t इक्वल टू 1 पे क्या रहेगा, 1 - 1 तो 0 ही हो गया, आगे देखना ही नहीं है। t इक्वल टू 2 पे क्या हो गया, ये 1 और ये हो जाएगा अपना -3। तो 1 इंटू -3 t इक्वल टू 3 पे ये 2 और ये हो गया अपना 2 और ये हो जाएगा -3। सॉरी, t इक्वल टू 3 रख रहा है ना, तो ये तो 2 हो गया और ये हो जाएगा -2, तो -4। t इक्वल टू 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1। 3 और -1 -3। t इक्वल टू 5 रखो तो ये 0 ही हो गया, 0। t इक्वल टू 6, तो 6 पे ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। 5 इंटू 1 5। कब, जब t इक्वल टू 6 रख। हमें इतने सारे पॉइंट्स मिल गए। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। y एक्सिस पे हम लोग क्या लेते हैं, y एक्सिस पे लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को। इधर एरो कर दिया, मतलब इधर इंक्रीजिंग है, और इस पे लेते हैं हम लोग टाइम को। टाइम इधर, ये ओरिजिन बोलो या ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है जो ये सारी कहानी देख रहा है। अब t इक्वल टू 0, तो टाइम 0 यहाँ है, इस एक्सिस पे यहीं 0 है। t इक्वल टू 0 पे ये था 5 मीटर, भैया मार दो यहाँ पर 5 मीटर। ठीक, ये फर्स्ट पॉइंट मिल गया हमें। पॉइंट नाम भी दे देते हैं इनको, A B C D E F G, नाम भी दे देते हैं इनको। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, A, जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 5। 0 x एक्सिस के अलोंग t है तो 0,
और वाई एक्सिस के अलोंग हमारा डिस्प्लेसमेंट है तो 5। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, t बराबर 1, यहां पे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, t और ये 0 है। t इक्वल टू 1 पे कहाँ है हमारा डिस्प्लेसमेंट, 0, मतलब यहां पे है डिस्प्लेसमेंट 0। t इक्वल टू 2 पे कहाँ है, इधर ले लेते हैं हम लोग -3। -3 डिस्प्लेसमेंट का मतलब अब हम जिधर पॉजिटिव सोचे थे उसके अपोजिट साइड जा रहा है। कौन से पॉइंट पे था, ये था A, ये हो गया अपना पॉइंट B, B का कोऑर्डिनेट ये हो गया, A का कोऑर्डिनेट ये हो गया। अब कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कोऑर्डिनेट यहीं से समझ लेंगे हम लोग, ये X और ये Y। C पॉइंट आता है तो 2, C पॉइंट है ये 2 पे -3, तो ये पॉइंट कहीं यहां हुआ, ये है C पॉइंट। D पॉइंट t इक्वल टू 3 पे ये -4, चलो ये -4 लिख लिए, तो t इक्वल टू 3 पे ये -4, तो यहां कहीं ये पॉइंट D हो गया। पॉइंट E, पॉइंट E पे क्या है, पॉइंट E 4 पे फिर से -3, तो फिर से -3 यहां है, ये पॉइंट E हो गया। 5 सेकंड पे ये 0, 6 सेकंड पे 6 सेकंड पे ये वापस 5 यहां। अब हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा वैसा एग्जाम्पल नहीं है जिसमें सेम टाइम इंटरवल पे हमारा जो भी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, तो सेम टाइम इंटरवल पे 1 सेकेंड 2 सेकेंड, सपोज 2 सेकेंड में 4 मीटर गया तो फिर अगले 2 सेकेंड में भी वो 4 मीटर ही जाएगा, फिर अगले 2 सेकेंड में वो 4 मीटर ही जाएगा। वैसा नहीं है, कभी कहीं जा रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो हम ये बोल सकते थे कि 1 सेकेंड में अगर ये A से B तक आया है सपोज 2 मीटर, तो अगले 1 सेकेंड में भी ये 2 ही मीटर जाएगा, फिर अगले 1 सेकेंड में ये 2 मीटर ही जाएगा, इसको कहते थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ऐसा नहीं है, देखो 0 पे 5 था, 1 पे 0, 2 पे -3, तो इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम लोग नहीं बोलेंगे। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सारे पॉइंट्स हमें मिल गए, ड्रॉ करते हैं। E ये पॉइंट था, F ये पॉइंट था, G। जो लोग कोऑर्डिनेट 11-12 वाले जानते होंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक पैराबोला होता है। 9-10 वालों को ये शायद पता हो या ना भी हो, तो कोई बात नहीं, इसका ग्राफ हमें ऐसा आया। तो अब पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया कि इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या था उसमें क्वेश्चन, शायद ये था T0 से T4 तक में एवरेज वेलोसिटी बतानी है। एवरेज, अब कहे हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हो या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हो, तो हम उसका एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। t इक्वल टू 4 पे हमारा ये E पॉइंट पे है और t इक्वल टू 0 पे यहां है, इन दोनों को भाई मिला दो और ये हमने एक कॉर्ड बना लिया। कॉर्ड, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, कहां से, A से E तक का। अब कहे थे एवरेज वेलोसिटी, पिछली क्लास में बताया था
कि इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर कोई एंगल बना रही है तो उसका टेन थीटा, इस अगर थीटा एंगल बना रही तो इसका टेन थीटा इस लाइन का स्लोप कहलाता है। इस स्लोप को बहुत तरीके से निकाल सकता है। अब जो कोई कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में ये ऐसा एक अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर कोई दो पॉइंट है इस पे x1 y1 पॉइंट A और कोई पॉइंट B है x2 y2, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाता था? स्लोप वही, ये जो एंगल बना रहा है, अगर ये जो एंगल बन रहा है थीटा, तो स्लोप क्या कहलाएगा? स्लोप हो जाएगा इसी एंगल का टेन थीटा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, इस तरफ वाले से नहीं, ये तो निगेटिव, यहां जहां मिल रहा है ये इस तरफ जाएंगे तो निगेटिव है, नहीं, जिस जो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है उससे कितना डिग्री, उसको टेन थीटा बोल, उस एंगल का टेन थीटा इस लाइन का स्लोप कहलाएगा। अब यहां पे स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है कि अगर दो पॉइंट हमें मालूम है, कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ऐसे ही बस फॉर्मूला के तौर पे देख लेते हैं। दोनों y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, साइन वाइन कौन पहले लें कौन बाद में देखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो तुम इसी को x1 y1 मान सकते हो, इसी को x2 y2 मान सकते हो, बस ये वैल्यू सही से रख देंगे कि अगर y इसको माना है तो x यहाँ पे उसी का x भरेंगे, तो ये वैल्यू भी हमें इस लाइन का ही स्लोप दे देगी। अब इसको देखो कैसे कैसे निकाल सकते हैं। यहां का कोऑर्डिनेट हमें मालूम है ई पॉइंट का x4 माइनस 3, 4 माइनस 3, यहां का भी मालूम है, यहां का तो मालूम ही है 0,5, इसको मैं 0,5, अब स्लोप क्या होगा उसी इक्वेशन से जो अभी हम लोगों ने देखा, जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। जब हमें दो कोऑर्डिनेट आसानी से पता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही निकाल लेते हैं। y2 स्लोप क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1, चलो इसको हम लोग 1 वाला मानते हैं, इसको हम लोग 2 वाला मानते हैं, तो y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 5 माइनस y1 क्या है माइनस 3 बाय x2 0 माइनस x1 यहां 4 है, x कोऑर्डिनेट 4 है, इसको सॉल्व कर लेंगे स्लोप आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 3 बाय माइनस 4, 8 डिवाइडेड बाय माइनस 4, माइनस को अगर ऊपर कर दे तो -2 मीटर पर सेकेंड, -2 मीटर पर सेकेंड क्या आ गई? एवरेज वेलोसिटी। हमें कब से कब तक? t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 4 तक, इस पॉइंट तक एवरेज वेलोसिटी हमने निकाल लिया। अब देखो ये माइनस एवरेज वेलोसिटी क्या बताती है कि हम जिस तरफ पॉजिटिव लिए हैं, सपोज अगर हम इधर से ऐसा सोच के बनाए कि इधर पॉजिटिव है, कोई भी या इधर चलना शुरू किया, लेकिन अब माइनस वेलोसिटी मतलब वापिस आ रही है, एवरेज वेलोसिटी हमने निकाल लिया। अब कहानी क्या थी? t बराबर 0 से t बराबर 4 तक ही कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, डिस्टेंस कवर। अब इसके मोशन को ही देखते हैं हम लोग। यहां सपोज ओरिजिन था, यहां पे हमारा ऑब्जर्वर था, और इनिशियल पोजीशन इसकी क्या थी? ऑब्जर्वर से t बराबर 0 पे, इधर को इस डायरेक्शन को चलो हम लोग प्लस मान लेते हैं, ऑब्जर्वर से ये 5 मीटर दूर ए पॉइंट यहां हो गया, ये डिस्टेंस हो गया 5 मीटर, यहां खड़ा है। फिर 1 सेकंड के बाद
4 सेकंड तक दिखना है ना। 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद वो कहां आ गया, 1 सेकंड के बाद वो 0 पे आ गया, मतलब यहां से चला इस तरफ और 0 पे यहां पे पहुंच गया। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहां लिखते जाते हैं हम लोग। यहां 0 ए से 0 तक आया, A0 5 मीटर। पहले सेकंड तक की बात कर ली हमने, अब हम दूसरे सेकंड तक की बात करते हैं। पहले सेकंड पे यहां है, दूसरे सेकंड में क्या कहां गया ये, -3। अब इसका डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से कितना है, -3। तो -3 हमने इधर पॉजिटिव लिया है, तो इस तरफ नेगेटिव आएगा -3, मतलब ये 3 मीटर इधर आ गया। ये पॉइंट हो गया हमारा ए, ये सेकंड बी यही था, सी पॉइंट यहां हो गया। टी बराबर 2 तक की बात कर ली हमने, -3। ठीक, तो अब ये ओरिजिन से ही देखना था, यहां से चला 5 मीटर, फिर चला 3 मीटर, 3 मीटर ऐड कर दो। फिर अब आते हैं सी तक की भी कहानी हो गई, अब डी पे आते हैं। तीसरे सेकंड में ये -4 मीटर, -4 मीटर मतलब यहां से -4, यहां से -4 मत ले लेना, ये सारा डिस्प्लेसमेंट कहां से है, किसके रेस्पेक्ट में है, ओरिजिन से। मतलब सी से -4 और आगे नहीं गया है, ये कहां से आगे गया है, यहां ओरिजिन से माइनस इस तरफ -4 तक गया। मतलब एक, अब 3 मीटर ये हो चुका, 1 मीटर और बचता है, निगेटिव बता रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में ही, इधर जिधर हम लोगों ने प्लस लिया इसके अपोजिट में, तो 1 मीटर और गया, ये पॉइंट बी 1 मीटर और गया, तो ले भैया 1 मीटर और आया, हम ऐड कर दिए। हम कहां तक की बात कर लिए, यहां तक की बात कर लिया। अब फाइनल में क्या है, चौथे सेकंड तक ही ना हमें निकालना है। चौथे सेकंड में फिर से ये -3 पे आ गया, तो -3 मतलब ये तो -4 पे अभी ओरिजिन से, या हमारा जहां ऑब्जर्वर है वहां से अभी डी पे -4 है, क्योंकि हम इधर प्लस लिए हैं इसलिए सब -4 है। साइन अपोजिट करके ही बनाओगे, फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम इधर निगेटिव ले लेंगे, इधर पॉजिटिव ले लेंगे, तो अब इधर वाला डिस्टेंस अब निगेटिव लेना होगा, ये -5 होगा। और ये ग्राफ हमने जो ड्रॉ किया है वो इधर ही पॉजिटिव मान के किया था, इधर पॉजिटिव, तो इसलिए अभी यही कन्वेंशन चल रहा है, तो सारे पॉइंट सेट हो रहा है। अब ऐसा मत कर देना कि ग्राफ बना लेना इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के और ये खींच लेना इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के, तब गड़बड़ हो सकती है। अब फाइनल पॉइंट है, फिर से डिस्प्लेसमेंट इसका -3 ओरिजिन के हिसाब से हो गया, तो अब यहां से वापिस चला यहां तक आ गया। अब कहो कि ये पॉजिटिव, क्योंकि इसका भी फाइनल डिस्प्लेसमेंट इस तरफ -3 मीटर है। ठीक, तो फिर यहीं सी पॉइंट पे ही पहुंच गया। सी पॉइंट पे पहुंचने के लिए ये डी पॉइंट से कितना चला है, 1 मीटर, ये तो -4 था, ये -3, इस तरफ फिर यहां आया 1 मीटर, तो फिर से 1 मीटर ऐड कर लो, कितना हो गया, 5 3 8 2 10 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 0 से 4 सेकंड तक। अब जब हमने डिस्टेंस निकाल लिया 0 से 4 सेकंड तक, अब मालूम है ये डिस्टेंस इसने कितने टाइम पे कवर किया है, डिस्टेंस आ गया हमारा 10 मीटर और इसको कवर किया है 4 सेकंड में, टाइम हो गया हमारा 4 सेकंड। तो अब एवरेज स्पीड निकाल दें, एवरेज स्पीड हो गया क्या, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम ड्यूरेशन। 4 सेकंड में इसने टोटल 10 मीटर कवर किया था, 10 मीटर डिवाइडेड बाय 4 सेकंड, तो इसको क्या है 2.5 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करना, 2.5 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड भी आ गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा, पिछले क्लास में भी हम समझाने की कोशिश किए थे, पर आई थिंक बेटर तरीके से नहीं समझा पाए थे, आज उसको अच्छे से समझते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या था कि वो टाइम बताओ
जहां पे वेलोसिटी इसकी 0 हो रही है। इसमें देखो कैसे पता चलेगा ये, किस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो रही है। इधर मत देख लेना, ये यहां 0 हो रहा है, यहां ये डिस्प्लेसमेंट 0 है, वेलोसिटी नहीं। कैसे निकालना है यहां पे, कैसे निकाला जाए कि कहां पे ये बिल्कुल 0 हो रहा है। अब देख बाबू, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो हम स्लोप से, और स्लोप में जो टाइम पे स्लोप से हम लोग सब कुछ निकाल लेते थे। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मुश्किल है ये। यहां पे हमारा हेल्प करता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट। जो भी कैलकुलस पढ़ते हो ना, कैलकुलस बनाया ही गया था फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स को समझने के लिए ही कैलकुलस बनाया गया। तो अब अगर हमें डी वाई वाई डी एक्स या इंटीग्रल डी एक्स, इनका रियल मतलब पता है, कहां यूटिलाइज करेंगे तो मेरे लिए बहुत आसान है। समझते हैं यहां पे इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, यहां पे इसी से होगा। अब ये समझते हैं डिफरेंशिएशन से क्या फर्क पड़ता है। एक्चुअली जो डिफरेंस किसी भी, जैसे यहाँ पे टाइम का फंक्शन है, क्या हमारा टाइम का फंक्शन है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट एस जो है ना, हमारा फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम का फंक्शन है। अब अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा इसका स्लोप, इसका स्लोप कैसे, स्लोप बताता जाएगा, स्लोप बताता जाएगा, कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, ये स्लोप। और स्लोप क्या होता है, इस कर्व का एकदम टेंजेंट खींच दो, इस कर्व पे टेंजेंट खींच दो, वो टेंजेंट जहां भी जो टेंजेंट खींच दो, और वो टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसका टेन थीटा। जहां पे भी स्लोप की बात हो, ग्रेडियंट की बात हो, चाहे मैथ में या फिजिक्स में, कहीं भी स्लोप मतलब सीधा समझना, कोई भी फंक्शन का स्लोप का मतलब उस फंक्शन का टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे इसका, कि किसी भी लाइन का स्लोप का मतलब होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाया उस एंगल का टेन थीटा। स्लोप का यही मतलब होता है। ये टेंजेंट, अब देखो यहां पे टेंजेंट खींचते हैं, खींचा मैंने, ये टेंजेंट है, सपोज ये टेंजेंट हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रहा है, इस एंगल का टेन थीटा इस लाइन का स्लोप कहलाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें यही बताता है, ये हर पॉइंट पे जो स्लोप, ये टेंजेंट ड्रॉ होगा, हर पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा उसका स्लोप। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे का स्लोप कैसे निकालेंगे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप यही निकालेंगे कि इस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स निकाल के, यहाँ पे टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो डी एस बाई डी टी निकाल के अगर टाइम की वैल्यू डाल देंगे इसमें हम, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, वो यही वैल्यू होगी। मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखें, चलो हम जैसे ई पॉइंट पे टेंजेंट खींचते हैं, ई पॉइंट पे टेंजेंट खींचा, ये एंगल बना, ये एंगल बना ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो इसको हम गुणा उड़ा कर लेते हैं भाई, डिफरेंशिएशन में आसानी रहेगी। क्या आएगा, टी स्क्वायर -5 माइनस टी -60 प्लस 5, ये बना। डिफरेंशिएशन कर दिए इसका टाइम के रेस्पेक्ट में, ये हो गया 3t -6, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये बना।
डिफरेंशिएशन का अब 9th-10th वाले यार ज्यादा ध्यान मत दो, डिफरेंशिएशन का 11th से इंट्रोड्यूस होता है और आपको अभी ये सब मिलेगा भी नहीं, मिलेगा भी तो आपको डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं आएगी। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जैसे लिख देता हूं, डी वाई वाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ए टू द पावर एक्स या एन इंटू ए टू द पावर एक्स का मतलब होता है, एन तो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, सॉरी ए टू द पावर नहीं, इसका अलग, एक्स टू द पावर ए है तो एन इंटू ए एक्स टू द पावर ए माइनस 1। अब हमने टी स्क्वायर का किया, ए की जगह 2 है, 2 आ गया नीचे और ऊपर इसका डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा हुआ, 2 इंटू टी टू द पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 और टी टू द पावर 1 भी टी, इसीलिए मैंने इसे 2t लिखा, सॉरी 3t लिखा है, गलत है यार, 2t। फिर इसी तरह कांस्टेंट बाहर किया और dt बाई dt, यहां पर भी देखो 1 है, 1 इंटू टी टू द पावर 1 माइनस 1 0, किसी का भी पावर 0 मतलब 1, 1 इंटू 1 1, इसीलिए इसे मैंने बस -6 लिखा, कांस्टेंट का 0। खैर ठीक है, ये सब आगे समझेंगे। अभी हमें डिफरेंशिएशन मिला भाई ए, ये अब ये क्या बता रहा है, इस कर्व का हर जिस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो इस तरह वेरी कर रहा है, सॉरी टेंजेंट का स्लोप इस तरह वेरी कर रहा है। अब हमें किसी खास पॉइंट पे चाहिए था t इक्वल टू 4, यानी E पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो, तो E पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ तो वो क्या हो गया, t की जगह पे 4 रख देंगे तो ds बाई डी टी इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 6, 4 इंटू 8, 8 माइनस 6 2। अब ये जो 2 आया है वो क्या है, हम तो निकाल लिए, चलो इस लाइन का जो स्लोप आया, ये लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और यही होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जो टेंजेंट है आगे बढ़ाए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बनाया है तो यही tan थीटा भी होगा। ये क्या है, ये स्लोप और tan थीटा तो इक्वल समझ में आ गया। ये क्या है, ds बाई डी टी ही वेलोसिटी है, बताया होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे t इक्वल टू 4 पे पूछेगा वेलोसिटी क्या थी, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसके फंक्शन को डिफरेंशिएट करके t इक्वल टू 4 डाल देंगे, ये जो वैल्यू आई है इस पर्टिकुलर t बराबर इसी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है। अब यहां पे कहीं निकालना करता है t इक्वल टू 2 पे, तो हम क्या करते हैं, इसी को डिफरेंशिएट करके और t इक्वल टू 2 डाल देते, तो इस पॉइंट पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है वो बता देगा। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा इसी से जुड़ा हुआ था, क्या था कि बताइए किस पॉइंट पे वेलोसिटी, किस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी कैसे निकाले, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन क्या आया था, 2t माइनस 6 ये आया था। अब कह रहा है अब कि वेलोसिटी 0 हो जाए, तो t इक्वल टू 6 बाई 2 मतलब 3 सेकेंड, 3 सेकेंड मतलब 3rd सेकेंड, इसके मोशन के तीसरे सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये ग्राफ का तीसरा 3rd सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। चलो यही है 3rd सेकेंड, यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो ऐसा ड्रॉ होगा, टेंजेंट बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। जब भी किसी ग्राफ का हम डिफरेंशिएशन करके उसको इक्वल टू 0 करते हैं, मतलब अगर इक्वल टू 0 मतलब इसका tan थीटा 0, tan थीटा 0 कब होता है, एट 0, आगे पीरियड में भी समझेंगे, पाई 2 पाई 4 पाई,
t इक्वल टू, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो 0 डिग्री पे ये इसका टेंजेंट बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इसीलिए हम dy बाई dx करके अगर हम 0 डालते हैं, 0 का मतलब होता है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन का वो पॉइंट जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो हमें जो वेलोसिटी मिली थी वो यहाँ की मिली थी, और उस पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचेंगे वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। चलो आगे की बात करते हैं भाई लोग। यूनिफॉर्म वेलोसिटी देख लिए हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का भी एक दो एग्जांपल देख लिए। अब जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होती है ना, तो एक टर्म इंट्रोड्यूस हो जाता है, एक्सेलरेशन। हिंदी में इसे बोलते हैं त्वरण। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में टाइम के साथ कितना चेंज हुआ। वेलोसिटी में चेंज, डिस्प्लेसमेंट की बात भूल जाओ, अब मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ टाइम के साथ, उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे हो? सपोज ये पॉइंट है ए, इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में ही, इन स्ट्रेट लाइन ये कोई पार्टिकल मेरा मूव कर रहा है, टी बराबर 1 सेकेंड, फिर टी यहां पे भी हम इन दोनों टाइम की बात कर रहे हैं। बी से सी तक आने में भी 1 सेकेंड लगा, ए से बी तक जाने में भी 1 सेकेंड लगा, और सी पॉइंट पर भी 1 सेकेंड बाद ही पहुंचा है। अब यहां पे वेलोसिटी मान लो है 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पे वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, यहां पे वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम के साथ वेलोसिटी घट रही है, बढ़ रही है, तब आएगा हमारा एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन क्या होता है? कितने टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। अब हमारे बी पॉइंट पे, यहां पे 0 बोल देते हैं, बी पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी 10 तक गया, उससे पहले क्या था 0, कितने देर में? 1 सेकेंड में। तो एक्सेलरेशन बोल देंगे +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर क्या हो गया, क्यों हो गया? A इज इक्वल टू वेलोसिटी डिफरेंस, वेलोसिटी डिफरेंस बाय टाइम। अब वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, और फिर से टाइम का होता है सेकेंड, मल्टीप्लाई होके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मीटर सेकेंड -2, ऐसे भी लिखते हैं इसको। तो वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, सॉरी, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आई होप क्लियर है, या एक एग्जांपल से भी समझिए। हमने क्या बोला? एक्सेलरेशन ए से डिनोट करते हैं। मान लो फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और यहां से यहां तक का इनका टाइम t है। तो फाइनल वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? चेंज कितना हुआ वेलोसिटी में यहां से यहां तक? v - u, और कितने टाइम में? t। यही है एक्सेलरेशन। यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब भाई एक्सेलरेशन, अब देखते हैं स्टीडी, अगर हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा, वेलोसिटी स्टीडी चेंज होने का मतलब 4 पॉइंट लेते हैं, 1 B C D, ठीक है, और ये लेते हैं 2-2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे यहां से यहां पहुंचा है, 2 सेकेंड, यहां पे भी 2 सेकेंड। अब मान लो यहां पे वेलोसिटी है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, बी पॉइंट पे भी अगर 10 मीटर पर सेकेंड ही है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 10 - 10 बाय टाइम कुछ भी लगे यार, यहां 2 है,
0। फिर यहां पे भी अगर 10 मीटर पर सेकेंड ही है, फिर भी वही 10 माइनस 10, कहीं से कर लो 10 माइनस 10, मतलब वेलोसिटी हमारी ये यूनिफॉर्म वाली थी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, टाइम के साथ वेलोसिटी घर ना घट रही है ना बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन हमारा आएगा ही नहीं, 0 आएगा। अब अगर इसी को देखें, यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड है, यहां पे 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, यहां पे 30 मीटर पर सेकेंड हो गया, यहां पे 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो हर 10 सेकेंड में हमारा एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी क्या आ जाएगा, 20 फाइनल माइनस 10, वेलोसिटी में चेंज तो यही हुआ ना, बाय 2, 10/2। सी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, 30 माइनस 20/2। थर्ड पॉइंट पे इससे भी निकाल सकते हो, अगर हम ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालें तब भी देखो 30 माइनस 10, यही हुआ ना वेलोसिटी में चेंज, यहां 30 यहां 10 था, डिवाइडेड बाय, अब 2 4 सेकंड लगा है इसको। अब डी पॉइंट पे भी निकाल भैया, डी पॉइंट पे निकालें सी पॉइंट से, तो 40 माइनस 30/2, 2 सेकंड लगा, 30 था। इस पॉइंट से निकालें बी पॉइंट से, 40 माइनस 20/4। ए पॉइंट से भी निकालते हैं, 40 माइनस 10/6। सबको सॉल्व करते हैं जरा, यहां पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 10/2, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब सी पॉइंट पे हम इसके रेस्पेक्ट में निकाले थे, तो 20/4 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे भी देख करके देख लेते हैं, 10/2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20/4 30/6 सब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एग्जाम्पल से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम लोग ये समझ सकते हैं कि टाइम के साथ वेलोसिटी स्पीडली चेंज करे, एक खास तरीके से बढ़ता है, यहां से यहां पहुंचने में जितनी बढ़ी है उतनी ही यहां से यहां पहुंचने में, उतनी ही यहां से यहां पहुंचने में, एक्सेलरेशन सब जगह सेम आएगा। एक्सेलरेशन को अब हम बोल सकते हैं कांस्टेंट आएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा जब हमारा वेलोसिटी स्पीडली इंक्रीज करे, इंक्रीज भी करे या डिक्रीज भी करे, डिक्रीज में भी ऐसा ही आएगा भाई, डिक्रीज में बस ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का साइन चेंज हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर। अब हम लोग क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, ठीक। अब इसको ये मत बोल देना कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होती है, नहीं होती। यहां पे वेलोसिटी सपोज अगर -5 मीटर पर सेकेंड है, तो हो सकता है यहां पे एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम लोग वेलोसिटी के डायरेक्शन से नहीं पता कर सकते हैं। क्यों? इसलिए नहीं पता कर सकते क्योंकि ये माइनस कब आएगा, जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जहां से हम देख रहे हैं वेलोसिटी में चेंज, वो अगर ज्यादा हो, देखो यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस टी इक्वल टू 0 पे 10 मीटर पर सेकेंड और टी इक्वल टू 1 पे 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी में चेंज क्या हुआ, 5 माइनस 10/1 -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। अब एक्सेलरेशन को हम लोग पहले ग्राफ से समझते हैं।
एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें देखना होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाम से ही क्लियर है कि हमें वेलोसिटी का ग्राफ खींचना है विथ रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। कैसे खींच सकते हैं इसको? चलो, कोई पार्टिकल सपोज पकड़ते हैं, ए पॉइंट पे है, मोशन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। कंडीशन हर अपनी जितनी भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, इन सब में एक चीज बहुत कॉमन है कि मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन में ही होना चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं ए पॉइंट पे हमारा इन वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, बी पॉइंट पे हमारा वेलोसिटी हो गया 8 मीटर पर सेकेंड और ए से बी तक जाने में 3 सेकेंड लगा। इसका हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम वीटी ग्राफ खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं। ये लिए टाइम और ये ले ली वेलोसिटी। टाइम कह रहा है t बराबर 0, यहां पे हम लोग 0 मान लेते हैं। 3 सेकंड बाद 0 पे इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड, पॉइंट ए। 3 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो गई, इसको थोड़ा नीचे कर लो, 2 मीटर पर सेकंड। ये पॉइंट ए यहां है और बी पॉइंट हो गया 3 पे इसकी 8 मीटर पर सेकंड यहां, और इनिशियली यहां। ये हो गया इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x3 और y8, 3 और 8। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x0 y2। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गई। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो है हमारे सामने, इससे हम लोग सीख क्या क्या सकते हैं, देख क्या क्या सकते हैं। अभी जो मैंने एक एग्जांपल लिया था कि टाइम के साथ रेट चेंज इन वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कोई भी वैल्यू है वही बार बार आ रही है। अगर वेलोसिटी में चेंज अगर हमारा कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब वही कहानी यूनिफॉर्म वाली, वेलोसिटी में चेंज। अब यहां ये मत समझ आना वेलोसिटी में चेंज का मतलब हम इस पॉइंट से इस, मतलब वेलोसिटी में चेंज का मतलब ये समझता हूं ए से बी तक जाने में अगर 1 सेकंड लगा है और वेलोसिटी यहाँ v1 और यहाँ v2 और सी पॉइंट पे v3 है और यहाँ भी 1 सेकंड लगा है, तो v2 माइनस v1 और v3 माइनस v2 ये बराबर आएगा। मतलब यहां से यहां तक आने में जितना वेलोसिटी बढ़ा उतनी ही वेलोसिटी फिर यहाँ सेम टाइम में उतनी ही वेलोसिटी बढ़ी, ये मतलब है। v2 माइनस v1, इस सेकंड में वेलोसिटी इतना बढ़ा, फिर अगले सेकंड में v3 माइनस v2 वेलोसिटी इतना बढ़ा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, देखा था हमने, सबका निकाल के 555 ही आया था। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हम ऐसा बोले उल्टा कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई भी चीज अगर आगे बढ़ रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर वेलोसिटी स्टेडली बढ़ रही है तो ये एक सीधी रेखा आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा ए टू बी तक। इसका कंडीशन क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब कांस्टेंट है? सेम टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में सेम चेंज हुआ है। ठीक है, तो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो खींचे उस ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप
एक्सेलरेशन बता देगा। अब चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यहाँ पे टाइम, किसी भी टाइम के लिए वो वही वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बताओ? ये अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये थीटा एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। ये पॉइंट कोई मान लो P, ये लेंथ कितना हो जाएगा भाई? टोटल 8, ये 2, 8 में 2 माइनस कर दिया तो 6, और ये क्या है? 3। तो स्लोप क्या आ जाएगा? सिक्स बाई 3, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही एक्सेलरेशन होगा। अब ऐसे समझे, अब इसको ऐसे समझते हैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से, एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और कितने टाइम में ये चेंज हुआ है, कितने टाइम में वेलोसिटी में चेंज हुआ है। तब यहीं से पॉइंट पकड़ो, 8 माइनस यहां पे वेलोसिटी 2, फिर टाइम वही 3, मतलब 6/3, यही 6/3 यहां भी है। तो हम ऐसे निकाले या ऐसे निकाले, तो कभी कभी इजी होता है यार ग्राफ का, ग्रेडियंट का, किसी भी चीज का हम ग्राफ खींच लिए ना तो समझो हम उसको 90% सॉल्व कर लिए। अब 10% ही समझ के सॉल्व करना है, 90% सॉल्व हो गया अगर किसी का भी हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। यही नहीं, कहीं भी, मतलब मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, जहां पे भी हमने अगर ग्राफ ड्रॉ कर लिया सही सही, तो हमने 90% अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो हमारा ये ग्रेडियंट क्या हुआ? जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाया उसका टेन थीटा, वही वैल्यू आई जो हमने फॉर्मूला से निकाला, इसके इनिशियल डेफिनेशन से निकाला। तो अब हम कह सकते हैं कि जब वेलोसिटी में स्टीडली चेंज है, मतलब एक्सेलरेशन अगर एक कांस्टेंट आए, तो ग्राफ खींच के ग्राफ का ग्रेडियंट हमें बता देगा कि हमारी वेलोसिटी क्या है। अब वेलोसिटी की बात तो कर लिए यहां, अब भैया हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना डिस्प्लेस हुआ, कैसे निकाल सकते हैं बताओ? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारे पास, अच्छा एक और, हर पॉइंट पे ना एवरेज वेलोसिटी अगर पूछे तुमसे, एवरेज वेलोसिटी पूछते हैं, एवरेज वेलोसिटी अगर पूछे, तो अगर एक सीधी रेखा है ना, तो कोई भी 2 पॉइंट पकड़ के उसका एवरेज कर दो। तो यहां पे वेलोसिटी क्या है? 8, यहां पे वेलोसिटी क्या है? +2 डिवाइडेड बाय 2। 2 पॉइंट की एवरेज ले रहे हैं तो 2, 3 पॉइंट का लेंगे तो तीनों को ऐड करके बाई 3 पढ़ा होगा आपने। तो 10/2 5 मीटर पर सेकेंड, यहां से यहां जाने तक में एवरेज वेलोसिटी रहा। अब हमें एवरेज वेलोसिटी मिल गया, एवरेज वेलोसिटी को अगर हम टाइम से गुना कर दें, मतलब ए से बी तक पहुंचने में उसकी एवरेज वेलोसिटी रही, और उसको हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और यही होता है ना, वेलोसिटी बराबर चेंज इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, चेंज इन एस, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। हमें यही निकालना है डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज हुआ।
वेलोसिटी अब हमें पता चल गई, ए से बी तक जाने में एवरेज वेलोसिटी ये रही है, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 आया था, ये टाइम 3 है, 5 इंटू 3 15 मीटर। 15 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच। ये तो हमने कैलकुलेशन से निकाल लिया, फॉर्मूलाज डेफिनेशन को समझ समझ के। अब देखते हैं इसको ग्राफ से हम कैसे निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी फिर से लिखते हैं। एवरेज वेलोसिटी अगर बिल्कुल स्पीडली बढ़ा है तो फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज। अब हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है, 8, इसको ये बोलेंगे 8, ये पॉइंट ले लो कोई P, तो PV। इनिशियल वेलोसिटी ये OA, ये ले OA बाई 2, ग्राफ तो यही बोल रहे हैं। अब एवरेज वेलोसिटी आ गई, एवरेज वेलोसिटी को टोटल टाइम, जितना टाइम लगा है ये इतनी वेलोसिटी चेंज होने में, यानी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरेज वेलोसिटी में, एवरेज वेलोसिटी ये रहा, इसमें अगर हम टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये आएगा। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ। अब जो 3 टाइम है उसको हम ये बोले इंटू ओपी। अब गौर से देखो, इसमें इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हाफ पीवी प्लस ओए इंटू ओपी। हमने इसके बेसिक फॉर्मूला से ग्राफ में इन सबको रख के लाया है ऐसा। अब देखो अच्छे से, तो ये कुछ दिख रहा है, हाफ ऑफ दिस प्लस दिस इंटू दिस। ट्रेपेजियम का याद करो फॉर्मूला क्या होता था, पैरेलल का समीशन ए है, ये बी है, और इन हाइट, इसका एरिया क्या होता था ट्रेपेजियम का, हाफ ऑफ पैरेलल साइड्स का एडिशन इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड ये दोनों है भैया, इनको ऐड कर लिया हमने, पी बी ओ पी, और इसका हाइट तो ये रहा, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, एरिया। अब ये एरिया क्या निकला, अब हम एक और बात बोले, आप समझने की कोशिश करना। जो बना हमारा ग्राफ, जहां तक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग उसका एरिया अगर हम इसका निकाल दिए तो वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इसका एरिया, इस ग्राफ का एरिया। ये पूरी पढ़ाई में एक चीज जो ध्यान देने वाली, 2 रेस्ट्रिक्शन है हमारे पास। पहला रेस्ट्रिक्शन मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, दूसरा रेस्ट्रिक्शन एक्सेलरेशन कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन वेरी करेगा ना भाई, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, कर्व्ड आएगा। जैसा पिछला जब इस क्लास के स्टार्टिंग में हमने एक पैराबोला वाला एग्जांपल लिया था ना, अगर वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे तो हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन चेंज करेगा। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ का स्लोप क्या बता, ग्राफ क्या होगा,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसका स्लोप क्या बताएगा हमें, एक्सेलरेशन की वैल्यू। और इस ग्राफ के अंदर जो एरिया आ रहा है वो एरिया क्या बताएगा हमें, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो इससे हम लोगों ने दो चीज सीखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। वेलोसिटी जब एक्स मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्लोप बताएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू और एरिया अंडर ग्राफ क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों को ध्यान में रखो। अब हम लोग कुछ फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। अब हर टाइम यार ग्राफ खींचना पॉसिबल नहीं होता, ग्राफ से बन तो जाएगा, कभी कभी ग्राफ से ही जल्दी सॉल्व होता है, लेकिन हर टाइम हर क्वेश्चन में हमें ग्राफ प्रॉब्लम करती है, हर जगह ग्राफ नहीं चलेगा। अब कुछ फॉर्मूलाज ड्राइव करेंगे जिसका यूज आप कर सकते हो। क्या क्या फॉर्मूला, अब देखो एक हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींच रहे हैं, ये क्या है वेलोसिटी और ये क्या है टाइम, ठीक है। इनिशियल बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी u और t टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी v। ये हो गया u और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा v माइनस u, ठीक है। सबसे पहले अब एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में आए। एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का जो स्ट्रेट लाइन बना है उसका स्लोप। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या बोले, ये अगर आगे बढ़ाओ तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये भी थीटा होगा। ट्रिग्नोमेट्री में 10th में पढ़े होंगे आप लोग, 9th में, ठीक है। तो अब ये स्लोप मतलब इसका tan थीटा, इसका tan थीटा क्या होगा, दिस बाय दिस, मतलब स्लोप क्या हो गया v माइनस यू बाय टी। टी यही है ना, ये डिस्टेंस t, और स्लोप ही होगा एक्सेलरेशन। या ऐसे भी निकाल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज। कितने टाइम में हुआ वेलोसिटी चेंज, तो t टाइम में हुआ भाई, t बराबर 0 t। अब इसको यहां से इसे इस tan थीटा स्लोप से भी समझ गए। कोऑर्डिनेट अगर इसका पता है ये v माइनस ये सॉरी ये t और v और ये क्या है 0 और u, इससे भी स्लोप देखो। अब कोऑर्डिनेट से भी स्लोप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, y1 माइनस y2 v माइनस u बाय x1 माइनस x2 t। अब इसी को मान लो उल्टा करोगे तो सिर्फ माइनस का फर्क आएगा, माइनस माइनस कैंसिल आ जाएगा, वैल्यू यही आएगी और यही आएगी। अब इससे हम ये लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इसको मल्टीप्लाई किया और इसको भी इधर ले आया, तो ये बनता है अपना पहला इक्वेशन, इक्वेशन 1 बोलते हैं इसको। सॉल्व करने में आसानी होगी। अब इधर वाला पोर्शन को हटा दो यार। अब क्या बताए थे, इस कर्व के अंदर जो एरिया बना है, नाम दे देते हैं ओ ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। एरिया ऑफ ओ ए बी सी डिस्प्लेसमेंट बताएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट बताएगा। क्या बताएगा ये, अब इसका एरिया निकाल लो।
हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का एडिशन, ये u है प्लस ये v है, ये भी है ना, ये भी है, इंटू इसकी हाइट जो कि t है। ये हमारा इक्वेशन 2 पकड़ लो। अब इससे भी निकाल के, भी की वैल्यू भी हमें पता ही है, फाइनल वेलोसिटी। अब इसमें फाइनल वेलोसिटी डाल देते हैं। s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ u प्लस ए टी इंटू टी। सॉल्व करते हैं, s इज इक्वल टू हाफ 2u प्लस ए टी इंटू टी, दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। ये लिख सकते हैं t इंटू टी, हाफ टी से इसको भी मल्टीप्लाई किया, 2 कैंसिल ut, और हाफ टी से इसको भी मल्टीप्लाई किया, हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ गया अपना इक्वेशन 3। ये तो डायग्राम याद ही होगा, इसे हटा देता हूं। इधर इक्वेशंस लिखते जाता है। इक्वेशन फर्स्ट क्या आया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन 1। दूसरा क्या आया, s इज इक्वल टू हाफ टी इंटू वी प्लस यू, ये हुआ इक्वेशन 2। तीसरा क्या आया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन 3। यही 3 है। अब इस नोटेशन का इधर मतलब भी लिख देता हूं। u क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, टाइम क्या है, u से v तक आने में कितना टाइम लगा, टाइम स्पेंट। ठीक है। अब इसमें हम लोग t निकालते हैं, इससे t, इक्वेशन फर्स्ट से t निकालते हैं, तो t इज इक्वल टू v माइनस यू बाय a। और इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में अगर पुट करते हैं तो हाफ, इक्वेशन 2 क्या है, s इज इक्वल टू हाफ t, t के जगह पे v माइनस यू बाय ए डालना है, v माइनस यू बाय ए, और इधर ऊपर हो गया v प्लस यू। s इज इक्वल टू हाफ इंटू ए को ही मल्टीप्लाई करके इसको ऐसा लिखे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2a इधर मल्टीप्लाई किए तो क्या आ जाएगा, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हम लोग इक्वेशन 4 बोल देते हैं। ये 3-4 इक्वेशन। अब इस डेरिवेशन देख लिए कैसे आया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इक्वेशन 4। ठीक, ये 4 इक्वेशन को यूज करेंगे हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, जहां हर जगह ग्राफ खींचने, ग्राफ से तो इजीली हो ही जाएगा, इससे भी समझ लेते हैं। अब देखो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब ओरिजिन के पास एट इनिशियल वेलोसिटी हुआ है जब हम, जहां हमारा ऑब्जर्वर है, हमने t बराबर 0 पे वहीं से देखना शुरू किया, तो उस टाइम क्या वेलोसिटी थी, v है कौन सी वेलोसिटी, t टाइम बिताने के बाद पार्टिकल कहां पहुंचा, वो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट है। कहां से, ओरिजिन से, या ऑब्जर्वर जो है, जो देखने वाला है पूरे मोशन को,
उससे फाइनल वेलोसिटी वही हुआ टी टाइम के बाद जो फाइनल वेलोसिटी हुई वो है। डिस्प्लेसमेंट वो हुआ कि इनिशियली जहां था पार्टिकल, हमने जब से देखना शुरू किया इनिशियल वेलोसिटी से देखना शुरू किया, टी टाइम के बाद वो फाइनल वेलोसिटी पे पहुंचा, उस टाइम तक हमारे से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना, वो ये है। तो ये चारों में लगा के हम लोग अपने बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इन चारों पर एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन है मोशन शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड, एक्सेलरेशन should be constant। चाहे एक्सेलरेशन कैसा भी हो, मतलब अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये बढ़ रहा है, मतलब स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ऐसा हो कि टाइम के साथ साथ इसकी वेलोसिटी घट रही है, तो इसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं, और इस टाइम वेलोसिटी एक्सेलरेशन तुम्हारा नेगेटिव में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कम है, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है। हम माइनस करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, टाइम तो जो लगा वो है ही। अब हमारा फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम है, तब ये माइनस में आएगा। माइनस जब भी स्लोप डाउनवर्ड हो, ऐसा हो, तो माइनस, जब भी ये अपवर्ड हो, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन प्लस आएगा। ग्राफ में समझना है। तो इन दोनों के साथ ये बहुत खतरनाक लिमिटेशन है। मोशन शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन और एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, तभी ये सब फॉर्मूलाज वर्क करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन जब तुमको इनसे सॉल्व होने वाले होंगे ना, तो क्वेश्चन में तुम्हें क्लियरली लिखा रहेगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, या ऐसा कुछ हिंट दिया रहेगा जिससे आपको ये समझ जाना है, समझ पाओगे कि एक्सेलरेशन भैया कांस्टेंट है। बाकी वेरिएबल एक्सेलरेशन भी होता है। जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन ना होके, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ना होके कुछ कर्व हो, इस तरह का कर्व हो, तो समझ जाना कि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट, अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो ये सारे फॉर्मूलाज काम नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, हाँ ये रिस्ट्रिक्शन ये फॉलो कर रहा है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, बट मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ग्राफ से कैसे पहचानेंगे? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, कभी कभी क्वेश्चन में देखोगे इस तरह का वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा, आपको यहां से बढ़ा, फिर सीधा, फिर बढ़ा, फिर सीधा, फिर गिरा, फिर सीधा। अच्छा रुको, थोड़ा अच्छे से इस बात करते हैं, यहां से बहुत कुछ समझ सकते। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह का है, स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा कुछ ऐसा है। अब इस ग्राफ से देख देख के क्या समझ सकते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये पॉइंट ए है, मतलब टाइम ए है, टाइम बी है, टाइम सी है, टाइम डी है, टाइम ई है, टाइम एफ है। ठीक, इससे क्या समझ सकते हैं कि 0 to a टाइम, ये टाइम है, हाँ सर टाइम, और ये वेलोसिटी इधर बढ़ने वाली, नीचे गिरने, कम होने वाली। ये 0 से a पॉइंट तक ये ग्राफ देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन है,
मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन आए पार्ट, तो यहां पे क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमेशा इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है। अब इस पार्ट में देखो क्या आता है, यहां पे अब हमारा ये ग्राफ क्या बताया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टेंजेंट खींचते हैं, टेंजेंट या उसका स्लोप बताता है कि हमारा एक्सेलरेशन क्या है यहाँ। तो यहाँ पे स्लोप क्या है, एक्स एक्सिस के साथ जीरो, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या जीरो है, चीज रेस्ट में नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। मतलब ए पॉइंट पे अगर इसका 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, तो बी पॉइंट पर भी 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ही है। यहां से यहां तक अगर एक सीधी रेखा है ग्राफ में, तो इसका मतलब यह है कि इसके हर पॉइंट पे वेलोसिटी वही है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से यहां तक हम अब क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। फिर अब इस पार्ट की बात करें, इस पार्ट में क्या है, एक्सेलरेशन अब कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है और वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सॉरी वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। और यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट थी सेकंड पार्ट में और एक्सेलरेशन जीरो था थर्ड पार्ट में। देखो अब यहां से आगे के टाइम पे वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है भाई। फिर यहां से यहां तक यही कहानी है, एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखो ऐसे भी करना, वेलोसिटी के ग्राफ का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तब एक्सेलरेशन आता है। इस पार्ट के लिए अगर डिफरेंशिएशन करेंगे और यहाँ की वैल्यू डालेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, ऐसे भी देख लिया एक्सेलरेशन जीरो। फिर इस पार्ट में आओ, इस पार्ट में क्या है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन जो है लेस देन जीरो है। यहाँ पे एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो था, एक्सेलरेशन बढ़ रहा था, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो बढ़ रहा था, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ पे एक्सेलरेशन लेस देन जीरो। लेस देन जीरो क्यों, एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी में चेंज बाय टी। तो फाइनल आगे का वेलोसिटी पिछले के वेलोसिटी से कम है, मतलब फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कम है इसके पीछे की वैल्यू से, इनिशियल का है तो इस पीछे की वैल्यू से। अब ये तो माइनस में आएगा। फिर यहां पे अब इस पार्ट को समझ लिए, अब यहां पे भी एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन लेस देन जीरो है, रिटार्डेशन बोलते हैं इसको। तो हम ग्राफ को पोर्शंस को देख के इतनी सारी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ से ही हमें समझ में आ जाता है, ग्राफ देके ही कुछ पूछ लेता है आपको इससे, ठीक है। अब ये सारे इक्वेशंस बता दिए कि बाबू दो इस पे कंडीशन है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। और वेरिएबल एक्सेलरेशन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि जब एक्सेलरेशन वेरी करता है तब उसको कैसे करें। अब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, हम लोग अभी तक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन देख रहे थे, अब हम लोग चेक करते हैं वर्टिकल मोशन। मतलब कोई भी चीज मैंने ऐसे उछाली, जाहिर वो जमीन पे ही गिरेगा, तो ये भी तो मोशन हमारा एक स्ट्रेट लाइन में है। हम लोग अब इसकी बात कर सकते हैं। अब ये सब हटाओ, थोड़ा सा वर्टिकल मोशन समझते हैं।
अगर कोई चीज हमने सीधा ऊपर उछाली या सीधा नीचे छोड़ दिया, हाथ से छोड़ दिया या कुछ सीधा ऊपर उछाला, तो अगर यहां है हम खड़े भाई, मान लो अपने घर के छत पे खड़े हैं, घर के छत पे खड़े हैं, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड है, यहां से हमने कुछ सीधा ऊपर फेंका और फिर यही लौट के आया, यहां आया, छोड़ दिए तो नीचे चला गया, तो ये भी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमारा जो फॉर्मूलाज निकाले थे वो पहला कंडीशन भाई इसमें आ गया। दो कंडीशन लगाए थे हमने कि मोशन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, उन सारे फॉर्मूलाज को यूज करने के लिए मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, और मोशन और हमारा क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हमें पता है कोई भी चीज को हम फेंकते हैं या गिराते हैं, जाहिर वो लौट के धरती पे ही आके गिरती है। यहां से इस तरह होगा, यहां से हमने कुछ ऊपर फेंका, ऐसे गया, कहीं पे रुकेगा और फिर वापस आके जमीन पे गिरेगा। अब एक्सेलरेशन की यहाँ पे एक कहानी है। यहाँ पे अब पहले टाइम पे लोग ऐसा समझते थे कि अगर दो चीजों को एक साथ गिराया जाए एक हाइट से, ऐसे से दोनों पकड़ के छोड़े, तो जो आइटम भारी है वो जल्दी पहुंच जाएगा। कई सोचेंगे कि अगर कोई 2 किलो का पत्थर है गिरा रहे हैं हम और 20 ग्राम का कुछ सामान हम नीचे गिरा रहे हैं, क्या लगता है कौन पहले पहुंचेगा जमीन पे? तो पहले सोचा जाता था कि भारी है तो वो जल्दी पहुंचेगा और जो हल्का है वो थोड़ा लेट से पहुंचेगा। अगर ये टी टाइम में पहुंच रहा है तो हो सकता है इसको 5-7 सेकंड ज्यादा लगे, t+5 लगे, t+5 सेकंड। तो गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने काफी, उनसे पहले लोग ऐसा ही समझते थे कि भारी चीज पहले गिरेगी, हल्की चीज बाद में गिरेगी। तो काफी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। इटली में है ना वो लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, झुका हुआ, उस पर से जाके चीजें गिरा गिरा के काफी एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने एक थ्योरी दिया कि भाई चीज जो भी हम आप गिरा रहे हैं वो भारी हो, m, इसका मास पकड़ लो m, और इस कुछ और गिरा रहे हैं उसका स्मॉल m, कैपिटल M अगर इससे भारी हो, हल्का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम टाइम पे ही जाके धरती पे गिरेंगे। काफी विवाद हुआ। फिर एक एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ, एक कॉइन को और एक पक्षी के पंख को एक ट्यूब में डाल के इसके अंदर वैक्यूम कर दिया गया, इसको वैक्यूम कर दिया गया, एयर निकाल दिया गया। तो जब दोनों को गिराया गया ना तो दोनों सेम टाइम पे ही इसके बेस पे पहुंचे। तो अगर हम एयर रेसिस्टेंस हटा दें, ठीक है, कुछ फ्रिक्शन टाइप की चीजें हैं, एयर फ्रिक्शन, उन सब चीजों को हटा दें, नेग्लेक्ट कर दें, इसमें तो कुछ नहीं, एयर ही नहीं है, तो धरती हर एक चीज को, हर एक पार्टिकल को, मास कुछ भी हो, अपनी ओर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से खींचती है। इसके बारे में ग्रेविटेशन में डिटेल पढ़ेंगे। और जो धरती फोर्स लगाती है ना उसको खींचने के लिए, वो होता है इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बताया, ये जी कांस्टेंट टाइप का आइटम है, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड निकाली गई एक्सपेरिमेंट से। रफली कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में इसको 10 मीटर पर सेकेंड भी बोल देता है। ठीक, अब पहला केस क्या था हमारा, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन होना चाहिए,
देख लिया, मोशन स्ट्रेट लाइन में है। सेकेंड होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब यहां भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, a इक्वल टू जी हो गया, g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रफली कह दो तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मिल गया, मोशन स्ट्रेट लाइन में है। तो अब जो सारे फॉर्मूलाज हम देखे थे, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक कौन सा देखे थे, हाँ, s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 t बाई 2। ये सारे अप्लीकेबल हो जाएंगे। यही दो कंडीशन था ना, मोशन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, हो रहा है। लेकिन अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स ग्राउंड रहेगा। अब पहले भी बोल चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्शन आप कुछ भी लो मायने नहीं रखता। कभी कभी ये अपवर्ड पॉजिटिव ले लो तब भी सॉल्यूशन वही आएगा, डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लो तब भी सॉल्यूशन वही आएगा। करके देखना किसी एक क्वेश्चन को ऐसे। अब क्या कहे कि जी का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स ग्राउंड रहेगा, चाहे ये वो यहां रहे, कोई भी इस तरह से फेंका इसको, कुछ हमने अपनी छत के ऊपर से गेंद ऊपर सीधा ऊपर फेंका, ऐसे नहीं, प्रोजेक्टाइल की तरह नहीं, सीधा, और ये लौट के जमीन पे आके गिरा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यही है, जी यहाँ पे भी नीचे ही, आप इसके पूरे पाथ में ही जी नीचे लगा। अब अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अपवर्ड पॉजिटिव ले लिए तो हमें नीचे तरफ लगने वाली चीजों को माइनस में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही ध्यान देना है, फॉर्मूला सब वही रहेगा, v बराबर u प्लस ए टी के जगह a कांस्टेंट हो गया, हमेशा gt हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, g का वैल्यू यहाँ फिक्स है, ये वाला यूज करना है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs हो जाएगा। कई बुक में देखोगे तुम इसको माइनस में फॉर्मूला दिखाता है, कई बुक में ये देखोगे माइनस जी लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्होंने एक ही कन्वेंशन फॉलो किया कि भैया हमेशा अपवर्ड पॉजिटिव रहेगा। हम नहीं करते हैं, हम क्वेश्चन बनाते टाइम मान लेंगे अपवर्ड पॉजिटिव, और अब अपवर्ड पॉजिटिव, अब यहां पे चेक करेंगे भैया जो जो इसके अपोजिट में लग रहा है वो सब निगेटिव लेंगे। सपोज अगर हम बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंकें तो u हो जाएगा पॉजिटिव में। अब जमीन पे टकराते टाइम मान लो इसका डाउनवर्ड ही होगा, वेलोसिटी नीचे की ओर होगा, तो हम लोग अब v को ले लेंगे माइनस माइनस, अगर हमने अपवर्ड पॉजिटिव लिया है। उसी तरह एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन नीचे है, तो जब भी एक्सेलरेशन होगा तो माइनस जी लेंगे, v को माइनस v ले लेंगे, इसको माइनस डायरेक्शन लेंगे, इसको अब देख इसको ही माइनस डायरेक्शन लेंगे। अब हमने कुछ यहां से खड़ा होके सीधे नीचे फेंक दिया, अभी इस u को भी हम लोग माइनस में लेंगे क्योंकि हमने अपवर्ड पॉजिटिव माना है। यही अगर हम लोग क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करें, नीचे की ओर माइन पॉजिटिव मान ले, तो अब u हम अगर ऊपर फेंकेंगे तब इसको निगेटिव ले लेंगे, v हमारा जमीन पे टकराते टाइम यही डायरेक्शन है तो अब v हमारा पॉजिटिव होगा। अब एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन यही है जिधर हमने पॉजिटिव माना है, भैया एक्सेलरेशन भी प्लस g हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ माइनस नहीं लिखा, ओरिजिनल फॉर्म में लिखा, प्लस माइनस आप अपनी समझ से क्वेश्चन में आप किधर पॉजिटिव और किधर नेगेटिव मान रहे हो उसके हिसाब से कर लेना। नेक्स्ट क्लास में आज जितना पढ़ा उसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो मुझे अच्छे लगेंगे कि बताना चाहिए वो बताऊंगा, और चलो और हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो
तब हम लोग उस मोशन को कैसे देखेंगे, उसमें कैसे समझे, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, वो देखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन देखता हूं, समाचार देखता हूं। चलो, यहां से कोई पार्टिकल समझ लो, एक पार्टिकल ए है जिसकी यहां अभी जब मैंने देखना शुरू किया तो उसका स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 2 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से ये इस डायरेक्शन में कब वेलोसिटी पर है, एक्सेलरेशन का एग्जांपल, एक्सेलरेशन कर देते हैं। ठीक है, ए पॉइंट से ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, से इस डायरेक्शन में ट्रेवल्स करना शुरू किया एक पार्टिकल ए। ठीक, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी पकड़ लो 2 मीटर पर सेकेंड ही थी। मतलब जिस टाइम हमने देखना शुरू किया उस टाइम इसकी वेलोसिटी इतनी थी, और इस पे अब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये हो रहा है +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये इस डायरेक्शन में चल दिया। अब 2 सेकेंड के बाद, आफ्टर 2 सेकेंड, हमने एक पार्टिकल वापस उसी डायरेक्शन में भेजा। ठीक है, उस डायरेक्शन में भेजा। अब कह देते हैं इसको, ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ। यहां पे था ना, जब से हम देखना शुरू किया तो 2 मीटर पर सेकेंड, अब ये पार्टिकल भी रेस्ट से स्टार्ट हुआ। इसका दे देते हैं एक्सेलरेशन +6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम तुमसे 2 चीज पूछते हैं, टाइम बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ जब ये सेकेंड पार्टिकल बी इसको ओवरटेक कर लेगा। ये भी चला है इस दिशा में, ये भी चला है इस दिशा में, जब इसको ओवरटेक कर लेगा, जिस टाइम पे ये ओवरटेक कर रहा होगा तो वो स्टार्ट से कितने टाइम पे ओवरटेक कर लेगा और कितने एक ही डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस भी बोल सकते हो हम। चलो, कितने डिस्टेंस के बाद ये ओवरटेक कर लेगा। एक वन डायरेक्शनल मोशन है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा। करते हैं इसको, सोचते हैं कैसे किया जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। पहले देख लेते हैं ए पार्टिकल के लिए क्या दिया है, यू ए बोलेंगे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कुछ दिया हुआ है नहीं। और बी पार्टिकल के लिए क्या दिया हुआ है, u = 0, यू बी पार्टिकल के लिए। और एक्सेलरेशन ऑफ बी पार्टिकल दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमसे क्या पूछा गया है, हाँ, एक ये भी तो दिया हुआ है आफ्टर 2 सेकेंड। तो यहां मान लेते हैं, चलो ये देखते हैं। बस ये दिया हुआ, एक ये भी दिया हुआ है कि जब इसके 2 सेकेंड के बाद इसको भेजा गया। अब सपोज हम मान लेते हैं यहां से ए भी चला और यहां से बी भी चला, कुछ यहां जाके फिर ए और बी एक ही जगह पे मिले, मतलब अब बी वाला उसको ओवरटेक करने के लिए तैयार है इसी, और सेम डिस्प्लेसमेंट रहेगा, डिस्टेंस बोलो डिस्प्लेसमेंट, वो भी उतनी ही, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो सेम रहेगा ना। यहाँ अब दिल्ली से कोई चला और मेरठ पहुंचा है, हम इससे 1 घंटे बाद दिल्ली से चले और मेरठ में इसको ओवरटेक कर लिए, तो हमारा दोनों का डिस्टेंस तो सेम है। अब एक डायरेक्शन मोशन है तो डिस्टेंस बोलो डिस्प्लेसमेंट बोलो एक ही बात है। अगर वेलोसिटी चेंज होती, माइनस होती अपोजिट डायरेक्शन में, तब हम फंस सकते थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं रहता। अब ये दोनों के लिए कॉमन है। अब इतना डिस्टेंस फर्स्ट पार्टिकल ना, सपोज मान लिए, सपोज टी टाइम पे ये ओवरटेक कर लेगा, यानी टी टाइम पे ये एस डिस्टेंस ट्रेवल किया, और बी पार्टिकल भी एस डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने टाइम पे,
इससे 2 सेकंड बाद चलना शुरू हुआ था ना, तो t-2 टाइम पे। ठीक, अब कॉमन चीज क्या है दोनों में, एक इसका अगर t है तो इसका t-2 है, और डिस्प्लेसमेंट या सॉरी डिस्टेंस भी सेम है, तो अब दोनों के लिए लिखते हैं हम लोग यही इक्वेशन। a के लिए ये s डिस्प्लेसमेंट a ने कितनी देर में तय किया, 4a, तो क्या होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला यूज कर देते हैं। तो 2 दिया हुआ है, टाइम कितना लगा t माने है अभी, और इसको t-2 लगा है सेम डिस्टेंस कवर करने में, तो डिस्टेंस बाय a ऐसी बोलते हैं दोनों के लिए, तो सेम ही है 2t प्लस हाफ, एक्सलरेशन दिया हुआ है 2a और t स्क्वायर। ठीक है भाई, 2 कैंसिल, तो s इज इक्वल टू क्या हुआ 2t प्लस टी स्क्वायर। ये अब यही s सेम b के लिए इसके वैल्यू से निकालते हैं, u0 तो ut वाला तो ऐसे ही 0 हो गया, तो हाफ a कितना है 6 और टी स्क्वायर में t इसको लगा है t-2 का स्क्वायर, कैंसिल कर दो 3, यानी s इक्वल टू 3t-2 का स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस तो दोनों ने सेम तय किया ना, तो अब ये बराबर ये कर देते हैं, टाइम निकालते हैं, टाइम और डिस्टेंस ही पूछ रहा है, टाइम एक बार निकल जाए तो इसमें या इसमें रख के डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो अब डिस्टेंस सेम है, यानी 2t प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 3t-2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ये इक्वल कैसे हुआ समझ में आ गया कि दोनों ने अलग अलग टाइम पे सेम डिस्टेंस तय किया, तो दोनों के लिए अलग अलग टाइम का इक्वेशन बना के इक्वल कर दी। 2t प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 3t स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2 4t, 2t प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12t। सबको एक तरफ कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसको उस तरफ कर देते हैं, तो 3-1 2t स्क्वायर प्लस माइनस 12 माइनस 2 14t प्लस 12 इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ रहा है सबसे, यार 2 भी निकाल के 0 से हटा ही दो। टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करते हैं, टी स्क्वायर माइनस 6t माइनस t प्लस 6 इक्वल टू 0। t इन दोनों से लिया तो t माइनस 6, इन दोनों से -1, t माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 फैक्टर हमारे रेडी हो गए। t-1 t-6 इक्वल टू 0। t टाइम है, यानी टाइम क्या क्या आया है, t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 6। अब हम सोचते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्या था क्वेश्चन कि t टाइम पे उसने पार्टिकल a ने s डिस्टेंस ट्रेवल किया, और t-2 मतलब उसके 2 सेकंड के बाद दूसरा पार्टिकल चलना शुरू हुआ। अब ये कह रहा है कि 1 सेकंड, ये सही होगा? ये सही नहीं होगा, क्योंकि इसके ये कह रहा है कि 1 सेकंड में ही वो मिल गया। 1 सेकंड यानी ये s डिस्टेंस इसने 1 सेकंड में ही पार्टिकल a ने ट्रेवल कर लिया 1 सेकंड में, t उसी का टाइम माने थे। अब कह रहे हैं कि पार्टिकल a ने अगर 1 सेकंड में कर लिया अपने स्टार्ट होते ही, तो इसके 2 सेकंड बाद तो ये चलना शुरू हुआ, तो हो ही नहीं सकता। ये एक्चुअली यहाँ का टाइम मिल बता रहा है जहां से दोनों चलना शुरू हुए थे, तो
ये तो नहीं होगा। अब बचा t इक्वल टू 6, यानी t इक्वल टू 6 सेकेंड। इसी 6 सेकेंड पे ये दोनों वापस आगे जाकर मिलेंगे, तो t 6 सेकेंड हो गया। अब s निकालना है, चाहे तो एक इक्वेशन में या इस इक्वेशन में t इक्वल टू 6 सेकेंड डाल के निकाल लेते हैं। तो s अगर a के लिए ये था 2t प्लस टी स्क्वायर, 6 डाल दो, 6 इंटू 2 12 प्लस 6 टू दी होल स्क्वायर 36, दैट इज 48 मीटर। अब ये था सेकंड का कि 2 सेकंड बाद चलना शुरू हुआ, तो इतने टाइम ये भी उसका डिस्टेंस ही था जो उसने ट्रेवल किया। इसमें भी रख देंगे t 6 सेकंड तो भी आ जाएगा वही आंसर। चेक कर लेते हैं। 6 ये हो जाएगा 6 माइनस 2 यानी 4 का स्क्वायर इंटू 3, 16 इंटू 3 48। इसी तरह हमें सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे और साथ में हम लोग आगे बात करेंगे मोशन की। मोशन कब? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो। आप लोग घर में अभी स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चंस बना सकते हो, अच्छे से बना सकते हो, और मोशन अंडर ग्रेविटी वाले भी क्वेश्चन बना सकते हो, क्योंकि वहां तक का सब कुछ मैंने आई थिंक बता दिया आपको। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको सॉल्व करने में या नहीं समझने में, तो वो हम लोग आगे की आप मुझे कमेंट करना, मैं उसको आपको इसी तरह बोर्ड पे प्रॉपर्ली समझा दूंगा। यार ये सब टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं सोच रहा था अगर आप लोग कुछ मुझे सजेस्ट करो कि इस वो एक बुक, लेट्स से हम लोग मानते हैं एक स्टैंडर्ड बुक H.C. वर्मा साहब की बुक को, लीजेंड प्रोफेसर, मैं H.C. वर्मा साहब के बुक का जैसे काइनामेटिक्स अपना खत्म हुआ, उनके बुक का एक एक क्वेश्चन हम लोग यहीं बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज, ऑब्जेक्टिव तो यार खुद से कर लेना, उसमें कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना। क्वेश्चन 1 से लेके जो भी होगा उनका सारा क्वेश्चंस 1 बाय 1 बोर्ड पे करेंगे, बिल्कुल समझते हुए, और हमने जो पढ़ा है इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए। ठीक है भाई, थैंक यू।